नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा था, यह चल रहा था। उनके खिलाफ भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। अमित शाह ने कह दिया है कि यह लड़ाई अब अंत नहीं है, एक मकाम है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर इसका जवाब दिया जाएगा। यानी कि आतंकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सेना इस वक्त एक्शन मोड में है, देश में आक्रोश है और एक ही मांग है कि पाकिस्तान का हिसाब अब पूरा हो। आतंक के खिलाफ शाह की ललकार, आतंकवाद को मिलेगा करारा जवाब, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर भारत के लोगों के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। देश के एक एक इंच से आतंकियों के सफाई के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब इस पूरे मामले पर कई बड़े सवाल हैं जो लगातार हर किसी के जहन में है। सवाल ये उठ जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान का मतलब आखिर क्या है? क्या संदेश देने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या भारत सीधे पाकिस्तान पर अब हमला करेगा? क्या भारत की जीरो टॉलरेंस नीति अब सच साबित होने वाली है और कितनी कारगर ये धरातल पर साबित होगी? अब सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या अब ऐलानी जंग का बिगुल बज चुका है? हमले के साए में पाकिस्तान का अगला प्लान क्या रहने वाला है, इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बिलबिलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है और पाकिस्तान के दिमाग में और उसके जहन में अभी बस यही गूंज रहा है कि 24 से 36 घंटों के अंदर भारत हर हाल में पाकिस्तान पर हमला कर देगा। लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीजें तैयार करता है या क्या रणनीति बनाता है, उस पर भी हर किसी की नजरें, क्योंकि भारत ने यह कर दिया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 22 अप्रैल को जो भी कुछ हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला, उस दौरान एक एक आतंकी को चुनकर यहां पर उसे मारा जाएगा। इसका भी यहां पर एक बड़ा संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड हैं, कर्नल विवेक शर्मा जी और कमांडर भूषण दीवान जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत भूषण दीवान जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर देखिए, जो तस्वीर अब तक सामने आ रही है उसको देखकर तो ये साफ कहना है कि भाई पाकिस्तान में बिलबिलाहट है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तान अब हिसाब लगा रहा है और यहां पर एक एक मिनट पाकिस्तान के लिए इतना भारी हो गया कि वो अब ये कह रहा है कि मैं 24 से 36 घंटे में भारत कभी भी हमला कर देगा। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो यहां पर सख्त मैसेज दिया गया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक एक आतंकी को चुना जाएगा, तो क्या मानकर चला जाए कि अब पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा होगा और पाकिस्तान पर एक बड़ा प्रहार? धन्यवाद नीतू जी। आतंकवाद खत्म करना और आतंकवाद की फैक्ट्री जी खत्म करना, यानी पाकिस्तान को एकदम निस्तनाबूद करना, 4-5 टुकड़ों में बांटना। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध, POJK। क्यों? ये बालाकोट जैसी स्ट्राइक, ये चीजें इनको समझ नहीं आती हैं। अभी पाकिस्तान बहुत कमजोर स्थिति में है। उनकी खाने की किल्लत है, इकोनॉमी की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है।
पर अभी जो आर्मी एक्शन, जो मिलिट्री एक्शन होना है इंडिया की तरफ से, ये मेरी समझ में राइट टाइम नहीं है। क्यों? मिलिट्री एक्शन में सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी होता है। दोनों फोर्सेस अलर्ट हो गई हैं, दोनों की आर्मीज, दोनों की नेवीज, दोनों की एयरफोर्स सब अलर्ट हो गई हैं। तो ये टाइम नहीं है। जी पब्लिक का गुस्सा है, उसका जरूर बिल्कुल। उसको उसको उसका उसको भुनाया जाएगा। और आतंकवाद की जड़, ये सांप की जो बिल है, इसको खत्म करना है हमने। कहते हैं सांप को मारने जाओ तो हाथ में बीन भी होनी चाहिए और हाथ में डंडा भी होना चाहिए। बीन क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। बीन क्या है? नेवल ब्लॉकेड पश्चिम की ओर से, ताकि उनका ट्रेड बंद हो जाए, उनके पास ऑयल ना आए जी तो तड़पड़ाए वो। तो कॉमन जनता जिसको पाकिस्तान लूट रही है, जो हुक्मरान, मिलिट्री हुक्मरान सालों सालों से पाकिस्तान आवाम को लूट रही है, जब उनको तकलीफ होगी आवाम को, तो ये इन हुक्मरानों के मुंह नोचेंगे और ये लाइन पे आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, अवश्य होगा, हमारे टाइम पे होगा, हमारी प्लेस पे होगा। बिल्कुल। तो ये लेवल से होता है। शुरू में उनको दबाना है, फिर धीरे धीरे अगर वो कुछ हिमाकत करते हैं तो वही वही सांप को बंसुरी और बीन और डंडा, अगर वो उछलता जाता है फिर डंडा मारना है। तो जरूरी नहीं डंडा मारना पड़े। तो ये हमारी चौकसी पूरी है, हमारी बीएसएफ की, हमारी कोस्ट गार्ड की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी तैयारी है। तो ये इसका अंजाम एंड तक खत्म करना। और ये लड़ाई रिचू जी इंडिया पाकिस्तान की नहीं, जी दुनिया की लड़ाई है। निश्चित तौर इस्लामिक पर। टेररिज्म, इसको जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। और साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में ये बीमारी भारतीय कंधों पे आई है। आसिम मुनीर ने हमें मौका दिया है, इस मौके को भुना के हमने जड़ से इसको खत्म करना है। ठीक है सर, हमारे साथ विवेक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए, अगर सांप को मारना है तो उसके बिल में हाथ तो हर हाल में डालना होगा, लेकिन भारत सरकार अभी किस चीज का इंतजार कर रही है, या भारतीय सेना अभी किस चीज का इंतजार कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद को बहुत बड़े स्तर पर पाकिस्तान ने पनाह दी है। ऋतु जी, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान की गतिविधियां ये आज से नहीं है, कई सालों से है। जी अगर आपको रिकलेक्ट करवाएं तो 1993 में सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, 1998 में गांदरबल में 23 कश्मीरी पंडित मारे थे, 1998 में 29 हिंदू मारे थे, 2000 में छित्ती सिंहपुरा में 36 सिख मारे थे, 2001 में अमरनाथ यात्रा में 79 पीपल को मारा गया था। और उसके बाद लेटेस्ट अभी पहलगाम, उसके अलावा दिल्ली में कम से कम 4-5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पुणे में जर्मन बेकरी में हुए। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था देश का जहां पर पाकिस्तान के जरिए आईएसए ने हमारे देश को अस्थिर किया हो। और उस वक्त पार्लियामेंट अटैक, फिर पठानकोट अटैक, पुरी अटैक, पुलवामा अटैक, कितने अटैक आप गिना दूं, अभी भी मैं कहीं भूल चुका हूँ। तो अभी ये है कि कब तक बर्दाश्त करेंगे हम। बिल्कुल। ये नहीं मैं कहता कि कल लड़ाई शुरू कर दो, कल पाकिस्तान को एकदम तबाह कर दो, लेकिन हमें इसके ऊपर गतिविधि करना पड़ेगा। अपने लिए देश को टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने का दे, 1 साल का दे, 1.5 साल का दे, 2 साल का, वो डिफेंस पर, होम मिनिस्ट्री और सरकार पर और पॉलिटिकल पार्टीज पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कहें कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, वो अभी तक हम बयानबाजी करते आए हैं, कुछ हमने स्ट्राइक्स भी की हैं, लेकिन हमें अभी एक नतीजे में पहुंचना पड़ेगा। इंटरनली जो स्लीपर सेल है उनको खत्म करना पड़ेगा, एक्सटर्नली जो आपकी डिफेंस फोर्सेस है वो आपको स्ट्रेटेजिक टारगेट या जो भी टारगेट्स वो चुनती है, जो उनको लगता है कि हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो आदमी हमला कर रहे हैं, उनको चुनना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं, इस पर मैं लड़ाई के हक में नहीं हूं कि कल आप एकदम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, सारे फ्रंट्स खोल दो और उसके बाद 20 दिन के बाद दोनों जनता में तबाही हो या कुछ हमारे भी कैजुअलिटीज हो, उनका तो देश तबाह हो ही जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। जब तक वो नहीं करेंगे, वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है कि कब की प्लानिंग होती है, कल की होती है, 6 महीने में कितनी बार होती है, साल लगता है, 1.5 साल। लेकिन इसके ऊपर सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को और आम सिटीजन को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, अगर हम आगे तरक्की करना चाहते हैं, अपने सिटीजन को बचाना चाहते हैं।
ठीक है सर, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। आपने चूंकि स्लीपर सेल का जिक्र किया और स्लीपर सेल की जो भूमिका है आतंकवाद को पनाह देने में, वो हम बखूबी समझते हैं, क्योंकि हर बार जब जब इस तरह के मामले सामने आए तब यही गतिविधि देखने को मिल पाई कि स्लीपर सेल की भूमिका सबसे अहम रही है। तो ये स्लीपर सेल का खात्मा कैसे हो सर, क्योंकि ये पता लगाना शायद बहुत चैलेंजिंग हो जाता है भारतीय जवानों के लिए कि कहां कहां पर स्लीपर सेल छिपे हुए हैं और किस तरह से वो आतंकवादियों को अपने घर में जगह दे रहे हैं। रितु जी, इसमें सबसे अहम भूमिका जो स्लीपर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने का है वो इंटरनल सिक्योरिटी का है, जिसमें स्टेट पुलिस काम करेगी, आईबी काम करेगी और जो अंदरूनी के इंटरनल सिक्योरिटी के वो करेंगे। अगर आप कहो कि हमें पता नहीं लगता है, नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो सब पता लग जाएगा। अगर बड़े शहरों में बड़े शहरों में भी टाउनशिप होते हैं, सोसाइटीज होती हैं और हर एक बड़ा शहर भी बटा हुआ है छोटी छोटी टुकड़ियों में। हर एक टुकड़ी पे अगर हमारा नेटवर्क है और पुलिस अपने एक्टिव कार्रवाई कर रही है तो सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो इंफॉर्मेशन जो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जानी पड़ेगी। हर एक टीम को एक कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। आपको होम मिनिस्ट्री के जितने अलग अलग हिस्से हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है दूसरे को उसकी इंफॉर्मेशन ना मिले और तीसरा कार्रवाई करना हो। तो एक कोऑर्डिनेशन, वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान और एक के अंदर जहां पर ये सारा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए, इनको स्लीपर सेल को लोकेट करने का और न्यूट्रलाइज करने का। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सर ऐसा भी हो सकता है कि वहां के जो लोग हैं उनको भी भरोसा दिलाया जा सके, उनको भी अपने विश्वास में ले, ताकि अगर कोई भी गतिविधि देखने को मिल पाती है तो तुरंत वो स्थानीय पुलिस प्रशासन या फिर किसी भी सेना के, भारतीय सेना के जवानों को यहाँ पर इतलाह कर दे, उनको बता दे। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी भूषण दीवान जी। सर देखिए, अब क्या मानकर चला जाए कि आर पार की लड़ाई है, क्योंकि सबकी नजरें अब न सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आतंकिस्तान का खात्मा हो, बल्कि पीओके पर भी टिकी हुई है। रितु जी, मैं ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात पे 2 मिनट बोलना चाहूंगा। एक संस्था है भारत रक्षा मंच, उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, 16 साल से काम कर रही है। और मेनली क्या है, जो इलीगल इमिग्रेंट घुसपैठिए हमारे भारत में काबिज हैं उनको चिन्हित करना और निकालना। इसमें हमने देखा है कम से कम 4 से 6 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान और बाकी घुसपैठिए इलीगल हैं। आपको पता है जम्मू तक भी रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से आए हैं वहां बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स रिफ्यूजीज कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने आई कार्ड लेके वो बैठे हुए हैं। सवाल क्या है, इस्लाम तो एक रिलीजन ऑफ पीस है, पर अगर वो हिंदू मुसलमान के हवाले से डिस्टिंक्शन करते हैं और मारते हैं, कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे, इसके लिए क्या है, इनका इस्लामिक ब्रदरहुड इकट्ठा हो जाता है। तो ये इनको चिन्हित करने के लिए 2-3 एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं बांग्लादेश में इनवाइट हुआ था, वहां पे 2016 में मैं गया। मैं त्रिपुरा से गया, मैंने कहा फ्लाइट नहीं लूंगा मैं त्रिपुरा तक, बॉम्बे जहां मैं रहता हूँ, बॉम्बे टू त्रिपुरा में अगरतला फ्लाइट से गया। वहां से मैं ट्रेन, मैंने बीएसएफ का पोस्ट क्रॉस किया, बांग्लादेश में गया, और वहां से मैं ढाका यूनिवर्सिटी में जहां था मैं चीफ गेस्ट गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे बॉर्डर्स बड़े पोरस हैं और आपके, मेरे भाई मेरी बहनें, आपके भाई आपके बहनें पैसा लेके इन घुसपैठियों को 1000 रुपया लेके इलेक्शन कार्ड दे देती हैं, आधार कार्ड दे देती हैं और इनको उसके बाद मकान अलॉट करा देती हैं। तो मैं कहना, राशन कार्ड दे देती हैं। तो मैं कहता हूं, देखिए बाहर संभालेगी फौज, अंदर का संभालना बहुत भारी काम है। ये कहने से चलेगा नहीं। अरे मुर्शिदाबाद में जो ममता दीदी हैं, जो ममता बानो कही जाती हैं, जो भी हैं, वो उनको बसा रही हैं। बंगाल छोड़ दीजिए, मैं तो भारत रक्षा मंच के तौर पर जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, हर प्रांत में, क्षमा करें दुख की बात है, हर प्रांत में पॉलिटिकल पार्टी इनके वोट बुलाने के लिए, हर टाइप की पॉलिटिकल पार्टी, साफ बोल रहा हूं, इनको शय दे रही है ताकि वोट मिलेंगे। अब ये क्या है, हमारा कानून अगर सख्त है तो पहले तो हम उनको बाहर कैसे भेजेंगे, जो आपके भाई बहन ने इनको इलेक्शन कार्ड दिया है, इनको शय दिए, पहले तो उनको सख्त दंड मिले। ये पहला काम हमारा है। हमने खुद, हमारे जैसन ने उनको पकड़ना है, हमने अपने गिराफ में झांकना है। तो सवाल ये है, अभी आप देखिए, और हम करेंगे कि इनको चिन्हित करके निकालेंगे तो कम्युनिस्ट हैं, कई और बोलेंगे अरे मुसलमानों पर खिलाफ कर रहे हो। ये नहीं है रितु जी, ये अभी पूरा माहौल बना है। हमारे देखिए भारतीय, हमारे ट्रंप ने अमेरिकन वॉर मिलिट्री प्लेन में कितने भारतीयों को बेड़ियों में बांध के अमृतसर भेज दिया। तो पूरी दुनिया में माहौल है, चिन्हित करो, भगाओ।
तो इंडिया को इसका फायदा उठा के इनको चिन्हित करके भगाना चाहिए। सूरत में, अहमदाबाद में हमने देखा काम शुरू हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ चीप लेबर मिलती है, इंडियन भी अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, चीप लेबर मिलती है उनको, अमेरिका को वो आंख बंद कर लेते हैं। हमको भी चीप लेबर मिल रही है, तो चीप लेबर का मतलब क्या है? मैं इंडोनेशिया में काम किया है, तो वो आपको क्या होना चाहिए, मैं टाटा में जब वाइस प्रेसिडेंट था मैं, जनाब आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं आंख बंद करके आ जाओ। तो वो स्लीपर सेल है, तो स्लीपर सेल के ऊपर जो हम एक्शन लेना चाहें तो पहला काम अपने अपने ऑफिशियल्स को और अपने लोग। और एक बात और मैं देख रहा हूं, अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि जाति जनगणना, जनाब इसके अंदर तो कई बालों सामने आ जाएंगे, कौन घुसपैठी हैं वो तो बताएगा, मैं तो ना, वो मुसलमान है, वो कौन सी जाति का है, तो इसमें भी काफी निश्चित हो जाएंगे। तो पहले पहले अपने अपना घर संभालना है हमने, और ये बड़ी बात है। और आपने कहा कि आर पार की जो लड़ाई है वो तो होनी है, पर मिलिट्री लड़ाई जो है वो लड़ाई वो अच्छी, अभी 71 वॉर में मैं लड़ा था, बांग्लादेश आजाद हुआ, लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़े जीती जाए। बिना लड़े क्या मतलब है? सवाल ये है कि आप समझते, एक मिसाइल दागने में 15 लाख कई करोड़ खर्च आ जाता है, और एक मिसाइल दागने से काम नहीं होता है, और प्रैक्टिस के लिए कितनी मिसाइल होती हैं। तो एक जब वॉर होता है ना ऋतु जी, तो एक 5 ईयर प्लान पीछे चली जाती है। बिल्कुल सर, सालों साल पूरी तरह से, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो या फिर किसी भी तौर पर देख लिया जाए, बहुत पीछे चले जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारत सरकार बहुत सोच समझकर इस बार कदम उठाने वाली है। अटैक होगा ये सबको मालूम है, लेकिन भारत सरकार को भारत के बारे में भी बहुत कुछ सोचना है। विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए, और ये बहुत बड़ी बात बोली भूषण दीवान जी की तरफ से कि जो बाहर के दुश्मन देश हैं उनसे तो हम लड़ लेंगे सर, और बहुत आसान है दुश्मन देशों का खात्मा करना, लेकिन जो घर के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं उनका हम क्या करें? रितु जी, जैसे मैंने कहा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ए से लेकर जेड तक नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा अपना मुद्दा नहीं बनाती, जब तक ये अपीजमेंट एक अपनी वोट बैंक को नहीं देखती, वो पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। मुझे तो ये समझना भी मुश्किल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है वो नेशनल सिक्योरिटी को साइडलाइन कैसे कर सकती है वोट के चक्कर में कि हम पावर में आए। चाहे पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं किसी पार्टी के ऊपर बात नहीं कर रहा। जब तक हमारे हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में, पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा नहीं आता, हम मार खाते रहेंगे इसी तरीके से। वो हमें डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, हम पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हमें डायरेक्ट अटैक कर सकता। उसका यही जरिया है कि 4 आदमी भेज दिए, 10 आदमी भेज दिए और हमें ब्लीड करे, उसके बाद हम लगे रहे उनको पकड़ने में और उनको मारने में, फिर 2-3 साल में फिर कर दें। उसके लिए तो सबसे ये ना उसका पैसा खर्च हो रहा है, ना कुछ उसका और हो रहा है, और हमें वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को ये सोचना है कि हमने एक्सटर्नल थ्रेट भी, जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो खासकर मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तानी की लाहौर पंजाबी आर्मी, जिन्होंने इसको अपना जज्बा अपने देश में कायम करने के लिए इंडिया को यूज कर रही है, उनको टारगेट बनाना हमारा जरूरी है। उससे ही ज्यादा जरूरी जो हमारे इंटरनली उनके लिए काम कर रहे हैं उनको। तो सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास जिनको हमने टारगेट बनाना है। एक पाकिस्तानी आर्मी जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये सारी वारदात करवाते हैं, और दूसरे जो हमारे देश में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस कार्रवाई को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीजों को आप ध्यान में रख के अपनी प्लान्स बनाओगे, अपनी पॉलिसीज बनाओगे, सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी तीनों चीजों के बारे में सोचेगी, तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। नहीं तो अभी ठीक है, 2-3 साल कोई घटना हो सकता है ना घटे। और ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान को हमने 6 महीने में सबक सिखाना है, साल में साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बोला था, 90 की दशक से हम देखते आ रहे हैं, ब्लास्ट पर ब्लास्ट, मैस्केयर पर मैस्केयर। तो अभी तक तो 50 काफी हद तक हमने चीजें इंप्रूव कर दी थी, लेकिन अब फिर वहीं पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हर बार शून्य से हमें शुरू करना पड़ रहा है, न सिर्फ हमें बल्कि भारत सरकार की तरफ से भले ही कितनी ही दावेदारी कर दिए जाए, लेकिन जब इस तरह की गतिविधि या फिर इस तरह के हमलों की खबरें सामने आती है तो निस्संदेह हर कोई यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल पाता है। अब ऐसे में एक बार फिर से भूषण दीवान जी आपके पास, सर आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह दे रहा है, ये पूरे विश्व को पता है, और पूरा विश्व अभी न सिर्फ आतंकियों के अगेंस्ट में खड़ा है बल्कि भारत के साथ खड़ा है, और इसके साथ ही पाकिस्तान का जमकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तैमूर राणा,
राणा, कसाब का हम जिक्र कर लिया जाए, जब कसाब यहां पर मरा था तो उस दौरान हमने देखा कितनी तो पॉलिटिकल पार्टी मैदान में खड़ी हो गई थी और कसाब के फेवर में यहां पर कई तरह के जो बयानबाजी का सिलसिला था वो देखने को मिला। तैमूर राणा जब अमेरिका से यहां पर प्रत्यर्पण हुआ उसके बाद माना जा रहा था कि एक बड़ा एक्शन होगा, लेकिन क्या हुआ? लगातार एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है और अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। क्या आतंकवाद इस वजह से भी बढ़ रहा है? क्योंकि जो आतंकी है उसका सीधा मौके पर जाकर उसका नेस्त नाबूद कर दो, उसका खात्मा कर देना चाहिए। रितु जी, बड़ा अच्छा बात आपने कही है। यही तो फर्क है, पाकिस्तान जो डिक्टेटर कंट्री है और इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीम टू बी डन, और व्हील्स ऑफ लॉ ग्राइंड श्योरली दो स्लोली। तो देखिए ऐसा है, अब राणा को 2008 में हुआ है जी, 24/11, 17 साल हो गए। अब हम लेके तो आए उसको, अब धीरे धीरे पकड़ा जाएगा, वो सब बातें खोलेगा। वो एक्स आर्मी मिलिट्री कोर और पाकिस्तान का कैप्टन है, वो भगोड़ा था, डिजर्टर था। कौन? राणा। और उसके बाद जब वो अभी क्या है, वो तो कहता है हमको निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए, हमने इतनी तबाही मचाई बॉम्बे में। तो सवाल ये है, पर आपने, मैं एक छोटा सा और एंगल देना चाहता हूं आपको। अमेरिका ने $108 मिलियन का एड 10-15 दिन पहले पाकिस्तान को दिया है। अमेरिकन जो है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, और क्या बोला है पाकिस्तान इंडिया को? शांति रखो। कहना मैं क्यों शांति क्यों रखो? अरे भाई, आप पाकिस्तान को बुरी तरह दबा देंगे तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इकट्ठी हो जाएगी, और अगर चीन और पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं तो अमेरिका को भी तकलीफ होती है। ये इसका मतलब हम 140 करोड़ आबादी, दुनिया की 1/5 आबादी, हर 5वां आदमी दुनिया पे भारतीय है, हम चुप बैठ जाएंगे? अच्छा सुनिए बात, अभी मैं 71 वॉर में ही हुआ था। अमेरिका ने, निक्सन ने कहा था इंदिरा गांधी को, तुम बांग्लादेश में इंटरफेयर करोगी तो हालात अंजाम बुरा होगा। उन्होंने अपना यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट के लिए भेज दिया था। उस टाइम क्या किया रशिया ने अपना बेड़ा वहां से भेज दिया। अभी क्या रशिया ने बोला है मालूम है आपको? कि हम आपको सपोर्ट, कोई भी आपको असला वेपन्स की जरूरत पड़े टाइम पे तो हम देंगे, रशिया ने बोला है। बिल्कुल सर, और देखिए पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेकर भीख मांगता था। अब जो हालात पाकिस्तान के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो चीन हो या फिर बाकी इस्लामिक कंट्री हो, वहां पर वो भीख मांग रहा है कि भाई हमारी मदद कीजिए। यानी कि पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, और अगर एक बार किसी भी इस्लामिक कंट्री ने हाथ पीछे कर लिया तो पाकिस्तान का भी पूरा खात्मा हो जाएगा, नक्शे में पाकिस्तान दिखाई भी नहीं देगा। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।